बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला मौजू ये है कि इमरान खान साहब की आज मुलाकात हुई उनके वकला से, और उसके बाद जो गुफ्तगू हुई उसके अहम नुकात आपके सामने रखते हैं। जबकि आज मौलाना फजल रहमान साहब जो है उन्होंने हुकूमत के ऊपर एक बॉम्ब शेल गिराया, उसकी वजह क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। और तीसरा मौजू काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ लंदन में जो कुछ हुआ उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब वाला मामला, वकला की मुलाकात हुई, उसमें जनाब ये शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो भी शामिल थे। उन्होंने आके मीडिया से गुफ्तगू की। मुलाकात के बाद 2 अहम नुकात जो हैं उन्होंने बताए, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक नुकता उनका ये है कि इमरान खान साहब ने कहा, वाज़े अल्फाज में कहा कि अगर उनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाता है तो इससे उनको कोई परवाह नहीं है, बेशक हुकूमत भेज दे। इसकी वजह क्या है, इस पर भी बात करते हैं। जबकि दूसरा नुकता जो है वो ये है कि इमरान खान साहब ने एहतजाजी कमेटी बनाने का कहा है कि पार्टी जो है वो एक कमेटी बनाए जो एहतजाज का जो लाएअमल होगा, जो हिकमत अमली होगी, जो प्लान्स होंगे, जो एग्जीक्यूशन होगी, वो सारा तय करेगी। पहले वाले नुक्ते पे आते हैं जो कि उन्होंने कहा मिलिट्री कोर्ट्स। उसकी वजह क्या है? इमरान खान साहब को पिछले कुछ अरसे से जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डराया जा रहा है या धमकाया जा रहा है या खौफजदा किया जा रहा है, बिलखुसूस जब से फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी हुई तब से लेकर अब तक, कि इनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट जा रहा है, इनका मुकदमा मिलिट्री कोर्ट जा रहा है। बल्कि इमरान खान साहब खुद अदालत से भी रुजू कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी दरख्वास्त गई थी, अगरचे वो एक एजम्पशन की बुनियाद पे थी, इसलिए उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। फैसले से मुराद ये है कि अदालत कैसे फैसला कर सकती है एजम्पशन के ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब को ये खदशा था, ख़त में भी यही उसका यानी कि मतन था कि इस खदशा है कि इनका मुकदमा जो है वो मिलिट्री कोर्ट भेज दिया जाएगा और इनकी तहवील जो है वो मिलिट्री को दे दी जाएगी, उसको रोका जाए। तो इस खदशे का इजहार इमरान खान साहब कई बार कर चुके हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अब वो क्योंकि मुतवातर रिपीट होता रहा, अब मेरा ख्याल है वो इस चीज़ से इम्यून हो गए। और इम्यून होने की वजह यह है कि इमरान खान साहब को मालूम है कि इस हुकूमत ने जो कुछ उनसे बन पाया तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ किया और हासिल उनको कुछ नहीं हुआ। उसकी 2 बड़ी वजूहात हैं, 2 वजूहात तो नहीं, 2 बड़ी उसकी दलीलें हैं। नंबर 1, 8 फरवरी का इंतखाब। 8 फरवरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा भारी भरकम यानी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री अगर मैं कहूँ तो शायद बेजा ना हो, क्योंकि इस वक्त भी अपोजिशन के अंदर या ईवान के अंदर जो सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी है तो वो तहरीक इंसाफ है, अगर उनको मखसूस नशिस्तें दे दी जाती हैं। गो के बवजह टेक्निकलिटीज़ उनके मेंबर जो है वो आज़ाद हुए, लेकिन मालूम सबको है कि वो तहरीक इंसाफ के ही थे। तो इमरान खान साहब को वहाँ से कॉन्फिडेंस मिला। दूसरी दलील जो मैं देना चाह रहा था, उनका वर्कर आज भी उनके साथ खड़ा है, उनकी पार्टी आज भी इंटैक्ट है, इसमें कोई शुबा नहीं है। तो ये चीज़ें जो है वो इमरान खान साहब को तवानाई दे रही हैं। तो उनका मुराद ये हो सकती है मुमकिन कि अगर इन्होंने ये फ़ौजी अदालत वाला हरबा भी आजमाना है तो ठीक है, वो इसको भी आजमा के देख लें, बाकी सब कुछ कर लिया है तो ये चीज़ भी सही। तो मतलब मेरा ख्याल है वो इम्यून हो चुके हैं। और दूसरा वो ये कहते हैं कि मैं जो मर्जी कर लें, ये 100 साल जेल में बैठूंगा, 200 साल जेल में बैठूंगा, लेकिन मैं अपने हदफ और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। जो हमारी हकीकी आज़ादी की जंग है वो जारी रहेगी। ये आज भी उन्होंने बात की कि हमारी ये जंग जारी रहेगी, चाहे मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में भेज ही दें। दूसरा नुकता जो उनका था कि एहतजाजी कमेटी बनाई जाए। अब पिछले कुछ अरसे से तहरीक इंसाफ जोर पूरा लगा रही है, पूरी कोशिश कर रही है, इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि इस वक्त उनको अंदरूनी चैलेंज बहुत ज़्यादा दरपेश है। वही उसकी वजह बुनियादी यही है, लीडरशिप का फुकदान, कि कोई एक लीडर होता है जो पॉलिसी देता है जिस पे बाकी सारे अमल करते हैं, लेकिन अब सब लीडर बन जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। और तहरीक इंसाफ को इसी यानी कि मुश्किल का सामना है इस वक्त भी। गो के अब मुलाकातें बहाल हो गई तो इसमें बेहतरी आएगी, जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो कुछ कम होने का इम्कान पैदा हुआ है। तो इमरान खान साहब ने उनको ये, तो एहतजाज जो इनके थे वो कोई मुअस्सिर नहीं हो पा रहे थे, मुतासिर कुन नहीं थे। सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल दी जाती है वो दी जाती है डी चौक वाली, जो कुछ उसका यानी कि एंडिंग उसकी हुई तो वो कोई मेरा खुशाइन नहीं थी तहरीक इंसाफ के हवाले से। नारे दावे सारा कुछ अपनी जगह पे था, लेकिन जो उसकी एंडिंग हुई वो एक मेरा ख्याल है आप उसको कह सकते हैं फ्लॉप था। वो एक क्या यानी डिजास्टर था तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स के लिए। वो भी हो गया, संजानी का जलसा, लाहौर का जलसा, सारी जगह। तो इमरान खान साहब मजबूर हुए हैं कि अब इसको एक यानी कि चैनलाइज किया जाए। क़यादत जो है वो उसको टीयर्स में डिवाइड किया जाएगा कि एक लीडर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर एक को पकड़ा जाता है तो फिर दूसरा लीड करेगा, फिर तीसरा, इसी तरह दर्जा बदर्जा। तो इस चीज़ के लिए अब ये कमेटी बना रहे हैं और तहरीक इंसाफ इस वक्त इस मूड में है कि वो आखिरी हल्ला बोले। कल के जो 2 बयान हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कल भी मैंने गुजारिश की थी, एक शेर अफजल मरवत साहब का और एक सलमान अकरम राजा साहब। शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ है कि 3 लाख बंदा मिल जाए और बैक वक्त वो एक जगह पे बैठ जाएं, फिर जिन्होंने बात करनी है उनको बात करनी पड़ेगी, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं बचेगा। इसी तरह की बात सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी कहा कि उनको कोई उम्मीद नहीं है अदालतों से भी और पार्लियामान से भी, वहाँ से उनको कोई यानी कि रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। एक ही उनके पास यानी कि ऑप्शन नज़र आ रहा है और वो है सड़कें।
3-4 लाख बंदा निकले और उसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी और इसका बुनियादी और कोर नुकता होगा इमरान खान की रिहाई। तो अब उसके लिए कमेटी भी बना रहे हैं। ऑब्वियसली कमेटी फिर जो खाका बनाएगी, जो लाएमल तय करेगी, यानी कि सब्र का पैमाना उनका लबरेज हो रहा है कि इतनी अटैम्प्ट्स के बावजूद वो अपने लीडर को रिहा नहीं करवा पा रहे, तो फिर आखिर वो करें क्या? एहतजाज के अलावा उनके पास रास्ता कोई नहीं, और एहतजाज जो किए वो इतने मुतासिर कुन नहीं थे। तो अब मुतासिर कुन शो के लिए अब उन्होंने वो कमेटी बनाएंगे और इन्होंने ये कहा शेर अफजल मरवत साहब ने कि वो खुद भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे और इन्होंने ऑलरेडी एक किस्म का अदम एतमाद किया है अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर कल अपनी गुफ्तगू के दौरान भी, और आज भी वो ये कहते हैं कि वो वज़ीर आला हैं, उनको वो अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। तो ये जो मामलात हैं इससे वो अगर इसमें शामिल ना हो तो ये शायद ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल देखते हैं तहरीक इंसाफ इस हिकमत अमली को कैसे आगे लेके चलती है और इसमें से वो क्या निकाल पाती है। और इसी में आज जो शुएब शाहीन साहब थे उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से जो बात की वो ये थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि काजी फ़ाइज़ साहब पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन चीफ जस्टिस थे और इन्होंने ये जो फ्रॉड इलेक्शन था उसकी बुनियाद रखी थी, और बुनियाद इस तरह रखी कि जुडिशरी से आरओज़ देने की बजाय ब्यूरोक्रेसी से दे दिए। अब ब्यूरोक्रेसी हुकूमत के मुलाजिम हैं ऑब्वियसली सरकार के, तो उनसे काम लिया जाता है। तो इमरान खान साहब ने बदतरीन चीफ जस्टिस करार दिया। फ्रॉड इलेक्शन की बुनियाद जो है काजी फ़ाइज़ साहब ने रखी, वो उनको इसका मुजरिम समझते हैं, ये इन्होंने बताया। फिर इसके अलावा उनके साथ अलीमा खान साहिबा भी थी। अलीमा खान साहिबा ने जो गुफ्तगू की उन्होंने ये कहा इमरान खान का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो किसी सूरत किसी कीमत पर कोई डील नहीं करेंगे। बेशक ये मिलिट्री कोर्ट्स मुकदमा भेज दें, वो उसको सह लेंगे, जो जुल्म ये करेंगे उसको बर्दाश्त कर लेंगे, झेलेंगे, मगर वो डील नहीं करेंगे। ये उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है। तो इमरान खान ने ये वाज़ेह ऐलान कर दिया, गो कि हमारी तारीख कुछ और बताती है। बहरहाल ऐलानात की हद तक तो ये बात है कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो डील नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ जो दूसरी बहस चल रही है वो अपनी जगह मौजूद है कि बैक चैनल पे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी बुनियाद पे अब ये कहा जा रहा है वाज़ेह तौर पर कि नवंबर का महीना जो है, जो कि अब शुरू हुआ चाहता है, इमरान खान साहब की रिहाई का महीना होगा। इसके ऊपर बातें आ रही हैं। गो अली ज़फ़र साहब ने आज भी बात की, उनका ये मौक़िफ़ है कि वो ये कोई डील और इस तनाजुर के अंदर बात नहीं कर रहे, वो प्योरली जो मुकदमात हैं उनको सामने रखते हुए ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई करीब है। और ऐसी ही बात अली अमीन गंडापुर साहब भी कर चुके हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो नवंबर में हो जाएगी। गो के डेट्स पहले भी दी जाती रहीं। बहरहाल ये उनकी तरफ से मौक़िफ़ है। इमरान खान कहते हैं मैं डील नहीं करूँगा, और जो हुकूमत है उसको भी थोड़ी अब परेशानी हो रही है, जिसका इजहार कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया कि ये डील का तासुर देती हैं, ये चीज़ें जो हैं ये नॉर्मल नहीं है, ये अमूमी नहीं है। उन्होंने पूरे वाक़यात जो मैंने कल गुजारिश की आपको, तो हुकूमत को ये खदशा अपनी जगह पे मौजूद है कि इनकी कहीं ना कहीं कोई बात चल रही है। अब मैं आता हूँ, मौलाना फजल रहमान साहब ने हुकूमत के ऊपर जो बम शेल गिराया उसकी वजह भी है, वो वजह मैं आपके सामने रखता हूँ, मुमकिन वजह। आपको याद है कि कल इमरान खान साहब से सवाल हुआ था कि 26वीं आईनी तरमीम पर आपका क्या मौक़िफ़ है। तो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ था कि जिन लोगों ने इसको वोट किया वो गद्दार हैं। फिर स्पेसिफिकली सवाल हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी वोट किया, तो उन्होंने कहा बस जिन्होंने भी वोट दिया वो गद्दार हैं मुल्क के। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज जो बयान दिया, गो कि वो इस ज़ुमरे में नहीं था, लेकिन वो इसमें से आप मीनिंग निकाल सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा कि इस हुकूमत को 26वीं आईनी तरमीम के लिए हमारे 8 वोट दरकार थे, लेकिन वो ऑलरेडी 11 वोट जो है ख़रीद चुके थे। और आगे उन्होंने दोबारा रीइटरेट किया अपना जुमला कि वो ख़रीद चुके थे और ये एक हकीकत है। यानी मौलाना साहब को डेफिनेटली कन्विंस कर दिया गया होगा, यानी फैक्चुअल चीज़ उनके सामने रखी गई होगी कि ये 11 बंदे हमारे पास मौजूद हैं, नंबर हमारा पूरा है, आप चाहें तो आ सकते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि आप आएँ ताकि ब्रॉडर कंसेंसस हो और हम इसको पास करें। और याद रखें, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि अगर अपोजिशन जमातें नहीं आती तो फिर वो ब्रूट फोर्स यूज़ करने पे मजबूर होंगे। मतलब उनका ये था कि नंबर उनका पूरा है और अगर ये जमातें आ जाती हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आती तो फिर वो कर लेंगे। मौलाना साहब ने हुकूमत को चार्जशीट कर दिया, इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा रही थी। अब इस तरमीम की हद तक तो मौलाना साहब इनके इत्तेहादी थे, इसमें कोई शुबा नहीं है। और अगर मौलाना साहब ये बात कर रहे हैं तो यकीनन उनके पास नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद होंगे, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने कहा कि ये एक हकीकत थी कि वो 11 लोगों को ख़रीद चुके थे और उनको महफूज पनाहगाह में पहुंचा चुके थे। और इसी चीज़ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब इंक्वायरी भी कर रही है कि जो अराकीन उनके राब्ते में नहीं थे, जो गायब थे, उनको शो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं, उनकी तहकीकात भी हो रही हैं। तो ग़ालिबन मौलाना साहब का फिर इन्हीं लोगों की जानिब इशारा होगा। अब मैंने गुजारिश की कि मौलाना ने ये क्यों कहा, इसकी मुमकिन वजह क्या हो सकती है कि कल ही इमरान खान साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को गद्दारों की लिस्ट में खड़ा कर दिया
क्योंकि उन्होंने 26वें आईनी तरमीम को वोट दिया। और आज मौलाना साहब ने एक ऐसा बयान दिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाता है। तो मौलाना साहब जो है एक तरफ जो अमली इकदाम था उसमें हुकूमत के साथ गए, गो कि उन्होंने उसकी वजह भी बताई। वो ये कहते हैं कि अगर हम उनकी तरफ ना जाते तो फिर वो 56 तरामीम थी जो कि इंतहाई खौफनाक थी। अगर हम ना जाते और ये सारा काम ना करवाते, 56 से 22 पे ना लाते, तो वो 56 वाला जो इनका ड्राफ्ट था अगर उसको मंजूर कर लेते तो फिर क्या सूरत हाल होती। तो इसको वो अपनी विक्ट्री भी समझ रहे हैं और साथ ही हुकूमत के ऊपर उनका जो यानी कि अगर ये क्लोज डोर बात थी तो आज उन्होंने उसको ओपन कर दिया कि ये 11 वोट खरीद चुके थे। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत ने हॉर्स ट्रेडिंग तो की ना, फिर इसमें कोई शुबा नहीं है। अब आते हैं काजी फाइज साहब के वाले वाक़िया के ऊपर, जो वहाँ लंदन गए। उसकी बुनियादी वजह तो यह है कि उनको एक एजाज़ दिया गया जहाँ से वो पढ़े, जहाँ से उनके वालिद साहब पढ़े, खुद पढ़े, फिर उनकी जो साहबजादी हैं उन्होंने भी वहाँ से किया। मिडिल टेम्पल बेंचर, ये उसका एक एजाज़ है जो कि एक इंतज़ामी ज़िम्मेदारी होती है, उनको दिया जा रहा है उस इदारे की जानिब से जहाँ से उनके वालिद, फिर ये खुद, फिर इनकी साहबजादी पढ़ी। तो ये बहरहाल एजाज़ था उनके नाम का। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो वहाँ पे कारकुनान हैं उनकी जानिब से उनको बड़ी सख्त मज़ाहमत का, बदतमीज़ी का और गैर महज़ब, गैर शाइस्ता जो उनका तरीक़ाकार था उसका सामना करना पड़ा, जो कि बड़ी ही अफसोसनाक पिक्चर थी। मैं ज़ाती तौर पर इसको कहता हूँ कि पाकिस्तान के माथे पर ये एक बदनुमा दाग है। इस किस्म का इवेंट कोई भी करे, कोई भी किसी के साथ भी करे, पाकिस्तानी आप एक बाहर की ज़मीन पर मौजूद हैं, दूसरा मुल्क है वहाँ पे, ऑब्वियसली उसकी कवरेज होती है, सारा कुछ होता है, दुनिया के सामने आती है चीज़। हमारे चीफ जस्टिस के साथ ये काम हो रहा है और कर कौन रहे हैं? हमारे पाकिस्तानी। तादाद कितनी है? 30-40। क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके खिलाफ नफरत बढ़ेगी, नफरत बढ़ रही है ऑलरेडी, क्योंकि वजह यह है कि आप प्रचार ही नफरत का कर रहे हैं। ये नफरत नहीं है तो क्या है? अगर उन्होंने गलत फैसले दिए, वो अदालत के अंदर की जंग थी जो अदालत के अंदर आपके वकला ने लड़ी। अगर उन्होंने गलत किया, वो यहाँ भी जवाब देंगे, खुदा को भी जवाब देंगे। लेकिन आप अगर उस गलत को इस तरीके से यानी कि उसके ऊपर जवाब देंगे या रद्द अमल देंगे तो ये दुरुस्त कैसे हो सकता है? कौन इसकी तशरीह? मैं हैरान होता हूँ, मुझे तरस आता है उनके वालदैन के ऊपर, उन लोगों के जिनकी ये औलाद है, बल्कि कुछ ऐसे भी हैं जिनके वालदैन भी उनके साथ ये काम कर रहे हैं। अब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ये पेड हैं, ये फलाना है, ये जो भी है। चलिए अगर उसको इल्ज़ाम भी छोड़ दें, तरबियत का और रिवायात का कुछ तो आप यानी वो रख लें। ये वाक़यात इंतहाई काबिल मुज़म्मत हैं, इंतहाई शर्मनाक हैं, अफसोसनाक हैं। और मेरा ख्याल है कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है उसको कतई तौर पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबके सब लोग एक इस तरह का नहीं सोचते जो ये सोच रहे हैं। एक छोटा सा सेक्शन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इतनी बड़ी जमात है मुल्क की, वो अगर इसकी वजह से, इन चंद लोगों की वजह से अगर उनको नुकसान पहुंचता है तो ये तहरीक इंसाफ के लिए सोचने का लम्हा है। उनको सोचना चाहिए कि उनकी ये पॉलिसी यानी किस अंदाज से उनके लिए कारगर साबित हो सकती है, किस तरह दुरुस्त साबित हो सकती है। अब यहाँ पर हुकूमत ने अगरचे ठंडे फुंडे यानी कि ऐलानात तो कर दिए। वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि जनाब वो यहाँ उनके पासपोर्ट ब्लॉक करवाएंगे और वो उनके ID कार्ड ब्लॉक करवाएंगे। जो लोग ये काम कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला साहब से हमारी गुजारिश है, इस कॉन्सिक्वेंस का उनको बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। वो इतने बच्चे नहीं हैं, उनको सारी चीज़ें मालूम है। ये बहरहाल ये कॉस्मेटिक्स हैं, इसका तदारुक बहरहाल बहुत ज़रूरी है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ लंदन के अंदर भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक दरख्वास्त दी गई है, मुकदमा दर्ज हो और उस मुकदमे के बाद उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो वो हो। मैं ये चाहता हूँ ज़ाती तौर पर कि उनके खिलाफ वहाँ भी कोई कार्रवाई ना हो। अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए वहाँ गए हैं, उनका मुस्तकबिल अच्छा हो, अच्छा होना चाहिए। लेकिन अच्छे मुस्तकबिल को आप वो खुद जो है वो उसको तबाह ना करें, उसको यानी अपने आप को, अपने वालिदैन को जलील ना करें। और मैं इस चीज़ पे बड़ा हैरान होता हूँ। फिर इन चीज़ों के ऊपर शर्मिंदगी तो दूर, उसको बड़ा फ़ख्रिया तौर पे उसका प्रचार किया जा रहा है और उसमें इनके कुछ सीनियर लोग भी शामिल हैं। मिशवानी साहब वहाँ पहुँचे हुए हैं, चीकू जो है इनका वो वहाँ पे इसको लीड कर रहे हैं सारे, जिसने मक्का और मदीना में सूरत हाल पैदा की थी, मदीना के अंदर बिलखुसूस। तो यार खुदा का वास्ता है, तहरीक इंसाफ वालों से गुजारिश है, दर्दमंदाना अपील भी है कि मतलब कुछ ना कुछ जो आपकी अखलाकियात हैं, कुछ ना कुछ रिवायात हैं, उनको बरकरार रखें। मैंने दोबारा गुजारिश कर दूं, अदालत के अंदर जो जंग हुई वो वकला और जज के दरमियान थी। वो वहाँ पे मुकदमा हुआ, सारा कुछ हो गया, जो भी बात हो पाई आपने की, वहाँ पे मुकदमा ख़त्म हो गया है। अब वो मतलब एक आप आम शहरी, आपका जो मुल्क का है साबिक चीफ जस्टिस है ना यार, आपने उसको फांसी तो नहीं चढ़ाना। कोशिश सारी की गई। अब यानी कि अगर वो गाड़ी के अंदर बंद ना होते तो क्या आप उनको चीर फाड़ देते, निकाल देते, उनको गर्दन उड़ा देते उनकी? को खुदा का खौफ करें तहरीक इंसाफ वाले खास तौर पे कि आपका सोशल मीडिया आपके गले पड़ रहा है। तहरीक इंसाफ का जो बंदा तहरीक इंसाफ को छोड़ता है उसी के ऊपर तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया क्या करता है, फिर उनकी चीखें निकल रही होती हैं। तो ये इस्लाह का वक्त है तहरीक इंसाफ के लिए कि इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें। ये किसी भी तौर पर आपको पॉलिटिकली बेनिफिट नहीं करेगा। बहरहाल ये मेरी कुछ गुजारिशात हैं।
आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।